सो आफ्टर द वेक्टर एनालिसिस, ठीक है, इस सीक्वेंस का ये फोर्थ है हमारे पास टॉपिक या लेक्चर। अब इसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे हैं, मोशन इन टू डायमेंशंस। अब बिफोर दैट इस चीज को जरा देखो, दैट इज एग्जैक्टली अवर कर्व ट्रेजेक्ट्री, जो कि आपको यहाँ पे इस वक्त नजर आ रही है। सर ये भी सारा पढ़ा हुआ है सर एडवांस में। बिल्कुल वैसे ही है, वही चीज है। तो कर्व ट्रेजेक्ट्री बेसिकली हमारे पास क्या चीज है कि अगर कोई भी कंपोनेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे पास मूव कर रहा हो अपसाइड डाउन, ठीक है, सो वहां पे फिर ये भी हम तो सारा पढ़ा हुआ है एडवांस में। बिल्कुल वही चीज है। अभी सारा तकरीबन तुम्हें वही कुछ मिलता और जुलता मिलेगा इंशाल्लाह। तो नए टॉपिक कौन सा है फिजिक्स में? कमिंग सून। अभी तो अच्छा है ना, अच्छा अच्छा लग रहा होगा, सारा समझ आ रहा है। हाँ अभी तो सब कुछ आसान है। सो बेसिकली यहाँ पे जब हम ट्रेजेक्ट्रीज को डिस्कस करते हैं या ट्रेजेक्ट्रीज को हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे पास कंपोनेंट एनालिसिस कहलाता है, ठीक है, जिसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, या प्रोजेक्टाइल मोशन को जब हम डिस्क्राइब करते हैं इन अ टू डायमेंशन, the motion of a body is said to be projectile motion if its velocity has two components in which one component remains constant and the other changes continuously throughout the motion, right? अब यहाँ पे जो दो डायमेंशनल मोशन होती है वो अंडर द ग्रेविटेशनल फोर्स और एयर रेजिस्टेंस के साथ चल रही होती है, विच फॉलोज पैराबोलिक कर्व। ये पैराबोलिक कर्व अगर हम एक्चुअल ट्रेजेक्टरी के ऊपर बात करते हैं, इट शुड बी लाइक दिस। दैट इज एग्जैक्टली अ पैराबोलिक कर्व, राइट। और यहाँ पे जब हम एक्चुअल में कंपोनेंट्स को लेते हैं, लाइक कि ये मेरा एक्स कंपोनेंट है, ये मेरा वाई कंपोनेंट, ओके। सो बेसिकली इस एक्स और वाई कंपोनेंट के हिसाब से अगर हम वेलोसिटी को काउंटर करते हैं, तो सेम वे जो हम वेलोसिटी के कंपोनेंट्स पढ़ते हैं एक्स और वाई, जब हमने पीछे कंपोनेंट पढ़े, ठीक है। सो वेलोसिटी कंपोनेंट अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, सो दैट इज एग्जैक्टली योर, ये देखो लाइन, दिस इज योर वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है, वाई की वजह से। ये तो बेसिकली वो है
ग्राफ ऑफ अ कर्व। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये ये हमारा सेम टॉपिक हमने एड मैथ में ही पढ़ा हुआ है। अब आप इस कर्व को आप वो करते हैं, अगर आप इंटीग्रेट कर दें तो फिर ये बन जाएगी एक्सेलरेशन की एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। अगर आप इसको वो करते डिफरेंशिएट कर दें तो ये एक वो बन जाएगा, साइनोसॉइडल वेव बन जाएगा उसका, क्या नाम है इसका, डिस्प्लेसमेंट का। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन हम इतना आगे तक जाएंगे नहीं ना, छोटी सी फिर हम लिमिटेशन कब है। तक जाएंगे? हाँ, कुछ भी नहीं करना, हम सिर्फ कहाँ तक जाएंगे? देखते जाओ, थोड़ा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है। यहाँ पे कंपोनेंट्स को बस ध्यान में रखो कि कंपोनेंट्स हमारे पास जो बनेंगे ना इस ट्रेजेक्टरी के अंदर, उसकी जो पर्टिकुलर लिमिटेशन है वो क्या है। ये बेसिकली मैं रिजॉल्व करना सिखा रहा हूँ कि रिजॉल्व कैसे करते हैं इसको, ठीक है। सो ये ट्रेजेक्टरी मेरी क्या है, वी नॉट एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मेरे पास क्या है वी नॉट वाई वर्टिकल कंपोनेंट, और ये वी नॉट क्या है मेरे पास, ये रिजल्टेंट है, ठीक है। तो जब हम इन तीनों को वेक्टर एनालिसिस के थ्रू कंपोनेंट्स बताएंगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये जो वी नॉट एक्स है दैट इज इक्वल टू वी नॉट cos theta. You may also write like this, Vx is equals to V cos theta. And vertical component के लिए हमें बात पता है, that is V naught y is equals to V naught sin theta. ठीक, ये जो कंटेंट है हमारा, this part is your maximum height, ठीक है। और यहां से लेकर ये पूरा यहां तक, ये क्या जहां तक ट्रेजेक्टरी तुम्हारी जा रही है, this point, it is called सर वैसे आपने कॉस और साइन क्यों लिखा है यहाँ पे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ना, जो भी समझाया था मैंने, जो हम कंपोनेंट को डिफाइन करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट के लिए विद द रेफरेंस ऑफ एंगल थीटा। मतलब आप एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो उसकी डायरेक्शन है वेक्टर की वो आप डिफाइन करते हैं यहाँ पे। वो हम डिफाइन करते हैं उसके कंपोनेंट्स के थ्रू। मगर जैसे एक पॉइंट पे है ना, हम्म, क्योंकि एक हर जगह पॉइंट, चेंज हो रही है डायरेक्शन इसकी। यहाँ पे हम अगर एक पॉइंट पे रहते हैं, यहाँ पे तो वेलोसिटी मेरी अगर सेम है तो ऊपर से जाते नीचे जाते हुए या नीचे से ऊपर जाते हुए मेरी कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो कंपोनेंट चेंज होंगे हर पर जो पर्टिकुलर हम ये पॉइंट वी पे। नॉट साइन नोट कर रहे हैं ये तो वेलोसिटी एट अ सर्टेन पॉइंट है ना, एट अ सर्टेन पॉइंट है, लेकिन वर्टिकली, वर्टिकल जी। वर्टिकली और इन दोनों को साथ में फिर कैसे डिनोट करेंगे? दोनों मैट्रिक्स दोनों कॉम्बिनेशन। अलग अलग कंपोनेंट है ना, अगर हम दोनों कंपोनेंट्स को मिला के रिजल्टेंट पे जा रहे हैं तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, सही है, ठीक है। ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे इतने ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जा रहे, हमारे पास हमें कॉन्सेप्ट समझना है, और कॉन्सेप्ट समझने के बाद अगर हमें कंपोनेंट्स निकालने हो तो वो हम कैसे निकालेंगे ये हम सीख रहे हैं बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, दैट्स इट, इससे ज्यादा नहीं है। और इनके जो न्यूमेरिकल्स हैं, ट्रेजेक्टोरियल न्यूमेरिकल्स जिसको हम कहते हैं, वो सारे के सारे जो न्यूमेरिक्स हैं वो वही उन्हीं इक्वेशंस ऑफ मोशन से होंगे जिसको हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, अच्छा ठीक है। ठीक है। लेट मी शो यू वन थिंग। अब फॉर एग्जांपल, अब यहाँ देखो अहमद, जो कल भी हमने न्यूमेरिकल जिस तरह डिस्कस किया था अप एंड डाउन वाला, a stone is thrown upward with an initial velocity 20 meter per second, याद है। and it is important to use a consistent sign conversion, जो नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे होता है। तो जब हम थ्रो कर रहे होते हैं दैट इज एग्जैक्टली अवर इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। और फिर एंड जो देन फाइनल फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी वो हमारी जीरो नेगेटिव जाती होगी। है, एग्जैक्टली exactly. लेकिन जीरो जीरो जाती है ना फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ऑफ द ग्रेविटी शुड बी नेगेटिव। नहीं वो तो अगर आप वो करें ना, अगर आप सपोज करें कि जहाँ पे पैराबोलिक कर्व की जो हाइट है वो वहां पे जब एंड हो रही है तब आप उसको डिफाइन ले रहे हैं कि बिल्कुल जहाँ ऐसे पे ही है, जीरो होगी। बिल्कुल ऐसे मगर ही है। अगर आप
स्टार्ट टू एंड ले रहे हैं तो फिर तो उसकी नेगेटिव में हो जाएगी ना वेलोसिटी एंड में। वेलोसिटी नेगेटिव होगी जब भी तो जीरो की तरफ जा रही है। लाइक इफ आई एम सेइंग दैट इट इज 20 मीटर पर सेकंड, तो 27, 19, 18, 17 टिल 3, 2, 1 देन 0। ठीक है। अब अब दूसरी चीज ये है हाउ लॉन्ग, जो हम कल टाइम निकाल रहे थे, ओवरऑल टोटल टाइम। सो वी जनरली कैलकुलेट, या हम जहां पे जितनी वैल्यूज को हम लेते हैं वो सारी की सारी उन्हीं वैल्यूज को हम लेकर चलेंगे, या उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हम लेकर चलेंगे जिस तरीके से हम मोशन के अंदर कर रहे हैं। सिर्फ यहाँ पे बात ये हो रही है कि अगर आप पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी के ऊपर बात कर रहे हो सर, मगर वैसे वो चेंज नहीं होगी फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि देखिए जब ऊपर जा रहा है बॉल तो उसकी वो वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल कहते हैं इनिशियल उसकी 20 वेलोसिटी से आपने थ्रो किया है, तो फिर उसको वो पहले डिसेलरेट हो रहा है ना, डिसेलरेट होके होके फिर जब ऊपर पहुंच जा रहा है तो फिर वो जीरो हो जा रहा है, फिर ये देखो दोबारा जब नीचे आ रहा है तब वो दोबारा एक्सेलरेट कर रहा है मगर नेगेटिव वेलोसिटी में। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज देखो तुम, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट एट द सेम टाइम हम इसको देख रहे हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस टाइम जीरो पे हमारे पास क्या है, ठीक। जब हमने टाइम को इंक्रीज करना शुरू किया तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द डिस्टेंस इंक्रीज होना शुरू हुआ, साथ साथ वर्टिकल भी इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इंक्रीमेंट इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा है एज कम्पेयर टू वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि वर्टिकल तो आप एक पर्टिकुलर में ऊपर जाओगे ना, द ट्रैजेक्टरी विल बी लाइक दिस, फिर ऐसे बनेगी। देखो तो हम बेसिकली यहाँ पे बात ये करते हैं कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है ना, द सेम वे इन द केस ऑफ द वेलोसिटी, द सेम वे इन द केस ऑफ द वेट, द सेम वे इन द केस ऑफ द फोर्स। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एज पर योर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में मूव करवाएं, या उसकी हम ट्रेजेक्टरी को चेक करें, तो एक हमारा जो कंपोनेंट होगा वो ग्रेजुअली क्या हो रहा होगा, बड़ा बढ़ रहा होगा, और दूसरा उसके अगेंस्ट वैल्यूज को क्या कर रहा होगा, म्यूटेट कर रहा होगा। सही है, जैसे कि तुम्हें इस ट्रेजेक्टरी के अंदर नजर आ रहा है, वर्टिकल डिस्टेंस फॉलन और along with the constant horizontal velocity। अब वही वाली जो अभी हमने ट्रेजेक्टरी बनाई थी, उसके अंदर हमने कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एक पॉइंट पे फिक्स रखा था ना, और इंक्रीजिंग वर्टिकल वेलोसिटी का मतलब जब हम ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर मूव कर रहे होंगे तो आपको आपके पास उसका इम्पैक्ट उसी हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा ना, कि अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो वैल्यू नेगेटिव हो रही है, जो तुम बात कर रहे थे वैल्यू कम होती जा रही है। अब जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या होती चली जाएगी, अब वो पॉजिटिव में इंक्रीज होना शुरू होगी, यानी कि ऊपर ट्रैजेक्टरी पे जाके पॉइंट पे जीरो हुई, जीरो के बाद फिर वो वापस फॉल करना शुरू करेगी। क्लियर हुआ? तो मोशन इन टू डायमेंशन के अंदर बेसिकली यही चीज बताई जाती है कि अगर मैं एक कंपोनेंट को, जैसे यहां पे हमने कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी क्या किया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट किया हुआ है ना, फिक्स किया हुआ है, दस वन, ठीक है। जबकि इंक्रीज हमारे पास क्या हो रही है, वर्टिकल वेलोसिटी हो रही है। तो यहां पर फिर अगर हमें वैल्यूज को कैलकुलेट करना हो तो फिर हम क्या करते हैं, अब जैसे की आइडियाज में क्या कर रहे हैं, इन द एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस an object has constant velocity horizontally and constant acceleration vertically। दोनों चीजें अलग अलग हैं। अगर हम constant velocity रखते हैं तो acceleration must be equals to 0, ऐसा है, ठीक है। और अगर हम constant acceleration रखते हैं तो change of velocity वहां पे क्या होगा, आपका सेम होगा, यानी कि हर पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आके वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं 0 से 2 पे गया, चेंज कितना आया, 2 मीटर पर सेकंड पर, ऐसा ही है ना। फिर हम 2 से 4 पर गए, फिर 4 से 6 पे गए, 6 पर 8 पे गए, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारा ग्रेजुअली क्या रहेगा, वहां पे कांस्टेंट रहेगा। ये ट्रेजेक्टरी के अंदर हमें बेसिकली यहाँ पे ये चीज बताई गई, ये चीज सिखाई गई ओवरऑल इन द टॉपिक, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये चीज देखो जरा, सबसे पहले देखो हमने क्या किया, बॉल के साथ जो सरफेस एंगल हमारा बन रहा है वो कितना बन रहा था, 30, जबकि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है बॉल की, अहमद 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर हमें निकालना हो उसका, तो अगेन वही फार्मूला लगाएंगे ना, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला,
horizontal component cos theta, vertical component sin theta. Got it? तो कंपोनेंट्स निकालने के लिए हमें बेसिकली फिर इस ट्रेजेक्ट्री या मोशन इन 2 डायमेंशन के अंदर वेक्टर को यूज करना पड़ता है ताकि हम प्रॉपर ट्रेजेक्ट्री के थ्रू क्या कर सकें, आसानी के साथ वैल्यू को नोटेट कर सकें। ठीक है, तो ये जो हमारे पास एग्जांपल है ये बड़ी अच्छी एग्जांपल है और इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं रिलेटेड अबाउट दीज काइंड ऑफ एग्जांपल्स। ठीक हो गया। अब ये इन्होंने पूरा एक समझो कि एक तरह से जो भी हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे ये स्टेप बाय स्टेप इन्होंने फिर यहाँ पे इसको बता दिया। एंड देन अगेन देखो मोशन ऑफ इक्वेशन दिस वन। ठीक है, यानी कि आपने कंपोनेंट से वैल्यू निकाल ली है ना, कंपोनेंट से वैल्यू आपने निकाल ली है, देन यू हैव टू अप्लाई द सिंपल इक्वेशंस। 4 इक्वेशंस हैं उनमें से बिल्कुल उसी तरीके से जो हम न्यूमेरिकल करते थे वहां पे फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। एड मैथ्स की तरह हम इसको फिर वो फंक्शंस में या एंटी फंक्शंस के ऊपर इनको इतना डिटेलिंग में हमने लेके नहीं जाना, यहाँ पे बस हमें इसको क्या कर देना है, रोक देना। इससे ज्यादा फिलहाल अभी हमारे मैं यही पूछ रहा था ना कि कंपोनेंट्स बेसिकली एक पॉइंट पर होते हैं ना, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम कंपोनेंट निकाल रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, बिल्कुल ऐसे ही। हाँ बस ठीक है, मैं यही पूछ रहा था। हाँ ये हमारी यहाँ तक हमें बस बेसिकली यहाँ पे हमें जो समझो कि टॉपिक रिस्ट्रिक्ट हो गया ना कि अब हमने वो कंपोनेंट सीख लिए कि वेलोसिटी के हमने कंपोनेंट कैसे निकालने, या अगर हमें वो फोर्स देता है फोर्स के कंपोनेंट हमें कैसे निकालने, डिस्प्लेसमेंट देता है ये ना ताकि हमें वैल्यूज मिल जाए ग्राफ में से एग्जैक्टली इक्वेशन में यूज करने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर हम ग्राफ से 2 वैल्यूज को निकाल लेते हैं तो उसको हम क्या कर सकें, रिजॉल्व करके उसकी वैल्यू को निकाल लें, यानी कि जो हमें फर्दर आगे यूज करनी है। दैट्स इट। वो फिर वो इंटीग्रेशन वाला वो सारा इतना मैकेनिक्स जो है वो फिर मैथ्स के अंदर सारा है, यहाँ पे हमारे पास लिमिटेशन है। ठीक है, मगर तो फिर हम ये कैसे डिसाइड करें कि हमें कौन सा कंपोनेंट यूज करना है उस इक्वेशन में? वो हमें बताएगा ना, वो हमें बताएगा, वर्टिकल भी हो सकती है, वो बताएगा तुम्हें कि क्या चीज है और क्या निकालनी है। जैसे इसके अंदर हमें दे रहा है ना कंपोनेंट, अब आगे कह रहा है कंसीडर द बॉल इन वर्टिकल मोशन। ये देखो ना, ये आपको मेंशन करके बताएगा, ये मेंशन करेगा कि बॉल हमारी वर्टिकल मोशन में है तो क्या करोगे, अगर बॉल मेरी हॉरिजॉन्टल मोशन में है तो क्या करोगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कोई क्वेश्चन कि वो हमें कुछ भी ना दे और सारा हमारे ऊपर छोड़ दे कि भाई ये जो है ना वो न्यूटन और आइंस्टाइन है, खुद ब खुद सारी चीजें निकाल देंगे। डेफिनेटली वो हमें क्वेश्चन में बताएगा कि इसकी ये कंपोनेंट है ये निकालो, ये कंपोनेंट वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल है, तो उसी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो हमें सारी चीजें मेंशन करके देंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया वो कॉन्सेप्ट हमारा जो ट्रेजेक्टरी वाला जो एक छोटा सा था पार्ट। ठीक है, अब जो ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया एक्सीलरेटेड मोशन का अपने सब टॉपिक्स के साथ, और इस ही टॉपिक को आगे हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद डायनामिक्स। डायनामिक्स में फोर्स, एक्सेलरेशन, अ कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेक्टर एज वेल। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो है वही सारी चीजें जो कि हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। सो उसको हम इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंटिन्यू करेंगे। दैट्स इनफ फॉर टुडे।